नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे लिवास को लेकर के। बेसिकली कंपनी नाम है जिसका नाम है लिवास कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसके जब आप वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो बड़ी फैशन दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह यहाँ पे अपने एडवर्टाइजिंग्स और कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे या फिर फैशन शो के तौर पे या फिर अलग-अलग एंगल्स में उनकी पिक्चर्स उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो हमने देखा कि आखिर कंपनी इतनी बड़ी-बड़ी ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर्स और ये सारी चीज़ें, तो आखिर मार्केट किस हिसाब से सोचती है इसके स्टॉक को लेकर के, इनकी बिज़नेस को लेकर के और कैसा इनका रिज़ल्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले देखा गया कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में आकलन किया जाता है। फिलहाल देखें तो बुक वैल्यू जो है करीब 29 के आसपास है और स्टॉक की करंट प्राइस करीब 18 के आसपास है। अर्थात इसको क्लियरिटी के साथ देखें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक में लिस्ट में आती है। ये तो पहला एक्टर था। अगले तरफ क्या कहती है इसके बारे में, तो हम इसको एक एक एस्पेक्ट को लेने का समझने का प्रयास करेंगे। जहां पे पिछले कंपनी में पिछले साल से देखा गया कि एक महीने में करीब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ना चढ़ा है ना गिरा है। ऐसे 6 महीने के ट्रेंड में देखने को मिला कि 13% की गिरावट थी। ऐसे एक साल के चार्ट में देखा गया करीब 32% जंप किया और लास्ट लास्ट 5 सालों के डेटा में देखने को मिला जो करीब 46% के इसमें गिरावट थी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कई बार, जो यहाँ पे मार्केट में एक लंबी उछाल आई थी इस प्रेम के बाद, 2021 के बाद उसमें उछाल आई थी और जो उछाल आई थी वही 2021 में ही इन्होंने अपने सेम लेवल पे आके खड़ी हो गई। मार्च में इसकी रैली स्टार्ट होती है और नवंबर आते आते इसकी रैली खत्म हो जाती है। आखिर ये इस टाइम फ्रेम में आखिर क्या चल रहा था कंपनी को लेकर के, जहाँ पे एक लंबी सी उछाल दिया लेकिन बाद में सस्टेनिटी नहीं बढ़ी। सस्टेनिटी नहीं बढ़ने का मतलब यहाँ जब जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा एक रिटेल के तौर पे, उनका क्या हाल हुआ और उनका क्या आज के टाइम में क्या सिचुएशन निकल के आती है स्टॉक को लेकर के। तो चलिए हम इसको एक नज़र डालते हैं, इसको एक एस्पेक्ट को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे फिलहाल कहती है अंदर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट में आती है। जिसके स्टॉक पी के बारे में देखेंगे तो ये भी कहता है कि इंडस्ट्रियल के पी से काफ़ी अभी नीचे है और ये नदी 9 के आसपास, तो ये कहते हैं 40, अर्थात इसको देखा जाए तभी एक केवल 25% ही इसका इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे ही आगे इसका पोटेंशियल बनी है। यदि इसके हिसाब से यदि मार्केट को अंडर वैल्यूड को आकलन हम कर रहे हैं और इसका यदि इसके हिसाब से मार्केट इनकी जंप करती है तो ये 4 गुना जंप होना चाहिए नियर अबाउट, अर्थात 1872 रुपये का स्टॉक प्राइस जाना चाहिए आगे चल करके। क्या ये मल्टीबैगर साबित होगा या कुछ और चल रहा है यहाँ पे जहाँ पे हम कुछ आकलन करने का ट्राई करते हैं। चलिए, जहाँ पे इसको देखा जो कि एक आकलन करने की एक फ़ॉर्मूला है कैसे करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग प्राइस के बारे में कहती है केवल ₹1.98 का, जबकि फेस वैल्यू की बात करती है ₹10 का। नोट है ₹10 का, डो ₹10 कमा के देती है आपको नियरली ₹2 का और ₹2 यदि कमा के देती है तो स्टॉक की प्राइस फिलहाल कहती है ₹18 के आसपास की। अब एक और सवाल उठता है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके बारे में कहती है तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 0.19 का है। लेकिन करंट रेशियो के बारे में कहती है तो काफ़ी ज़्यादा है। आखिर यहाँ पे क्या हुआ इसको लेकर के? क्या क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है यहाँ पे, यदि इन्होंने सेल्स बुक कर दिया और सेल्स बुक कर दिया तो उसकी पैसा नहीं आया तो ये पैसा अटका यहाँ पे रहा है और कल के डेट में यदि बैड डेट्स हो गया तो फिर इसका क्या होगा? ये जो ईपीएस बुक किया था ये तो एक हो गया डमी बुक हो गया। तो चलिए इसका हम क्या करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में देखेंगे आरओसी के बारे में कहती है 7.15 का, आरओई के बारे में कहती है 6.89 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कंपनी को लेकर के और इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कंपनी ने कहा था कि 28 रुपये के आसपास का है, अर्थात जितना इनका बुक वैल्यू था 29, उतना ही इनका इंट्रेंसिक वैल्यू भी निकल के आई थी। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 2 करोड़ 63 लाख के आसपास के नंबर ऑफ शेयर है। और इसके बाद कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी बड़ी सी, हमने पहले वेबसाइट पर बताया कि आपको कंपनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने अपनी रिवाज को काम किया हुआ है और रियाज को, और खास के देखा जाए स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है खास के आईपीएल को, ईमार को, ये इनके क्या है जहाँ पे इनके साथ उन्होंने कंपनीज डन वर्क किया था इनके साथ, जहाँ पे फैशन शो को लेकर के या इन सब चीज़ों को लेकर के, जो कि जहाँ पे इनकी गैलरी में निकल के आती है डेटा। तो चलिए हम इसको एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, इसकी ओवरव्यू के साइड क्या क्या कहना चाहता है।
जहाँ पे कंपनी के बारे में हमने देखा कि कंपनी 1995 में बनी थी। डिवाश कंज्यूमर्स प्रोडक्ट इज एसएमई विच इज एंगेज इन द टू मेजर्स बिजनेस, और दो दो तरह की बिजनेस थी, इथनिक्स फैशंस एंड द गंगली गंगजी रॉक साल्ट पे कामकाज करती थी। तो ये कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल से किसना कितना रिवेन्यू निकल के आया उस पर चर्चा करें, जहाँ पे पीएस कंपनी में एक नज़र डालेंगे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वरुण बेवरेज आती है, हत्सुन सैकरो आती है। अब यहाँ पे कंपनी में क्या आती है, ये एफएमसीजी कंपनी है और बेसिकली फैशन के अंदर कामकाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उसी सेक्टर में कंपेयर करना बेटर हो सकता है, जहाँ पे हम ये एनएससी के वेबसाइट के देखें पीयर्स के अंदर। तो इसकी एनएससी में पीएससी पीयर्स में आती है बॉम्बई, रेयांस आती है, वर्टेक्स वर्टेक्स आती है, थॉमैक्स थॉमस आती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस, आप चाहो तो किसी तरह से इसको कंपेयर कर लो, लेकिन एज पर द कनेक्टिविटी के साथ साथ उसको अलग अलग जो खास खास के उसको जिस सेगमेंट में है उससे सेगमेंट से कंपेयर करना इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जहाँ पे क्वार्टरली डेटा के बारे में कहती है कंपनी, जो लगातार बिल्डअप है या नहीं है, कहती है लगातार बिल्डअप तो हमारी दिख रही है। कैसे? तो कहती है कंपनी, खास की यहाँ से मैं कंपेयर करूँ 2022 के बाद की कंपेयर करूँ तो 2022 मार्च के बाद कंपनी ने जून 22 के बाद जो है लगातार क्या किया है, मार्च से मार्च कंपेयर करें तो आखिर लगता है कि अच्छा अभी तक जंप नहीं किया है। लेकिन उसके बाद यदि मार्च 23 से कंपेयर करके देखें तो कहती है अच्छा ये थोड़ा सा तो जंप है, लेकिन सस्टेन करती है। ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी लंबी उछाल लगा लिया कंपनी ने बिजनेस मॉडल को लेकर के। प्रॉफिट के बारे में कहती है कंपनी लगातार प्रॉफिट तो बुक कर रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में चल रही है, जहाँ पे 4 करोड़ तक के आसपास की कंपनी में ओवरऑल क्या बना, एक प्रॉफिट बनती नजर आई। अब 4 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी तरफ ध्यान दें तो ये क्वार्टर ऑफ द क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कहती है जो टॉप ऑफ द क्वार्टर है, ये टॉप ऑफ द क्वार्टर है। और इसके हिसाब से जून वाले में क्या निकल के आता है, ये कि देखने वाली बात है, क्योंकि जून वाले में उसको कंपेयर करें तो 17 करोड़ के पिछले साल में था, और ये लास्ट क्वार्टर में 22 करोड़ का था। और एक्सपेक्टेशन तो ये होती है मार्केट को, जैसे इन्होंने लास्ट 2-3 क्वार्टर में बिल्डअप किया है ना, 15 से 17 करोड़, 17 से 15 से 18, 18 से 22, इस हिसाब से लगता है कि 25 करोड़ तो जाएगा। अब 25 करोड़ जाएगा तो इसके हिसाब से क्या होगा, मार्केट इनके पीछे अट्रैक्टिव और हो सकता है। चलिए, अगले पड़ाव पे देखें बुक्स क्या कहती है इसके बारे में। तो इसके बारे में कहती है जो टोटल जो सेल्स था ईयर ऑफ ईयर हिसाब से वो 74-75 करोड़ तक पहुंचा था, लेकिन 23 के कंपेरिजन इसमें क्या था, एक वाई वाई में गिरावट आई थी। तो यह वाई वाई में गिरावट का सिलसिला केवल सेल्स के अंदर था या प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला था। इस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है कंपनी, जो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में भी सेम आकलन देखने को मिला पिछले 3 सालों से। स्टॉक में लगातार क्या थी, एक गिरावट से देखने को मिली है, किसमें, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर के, जहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है। अब अगले पड़ाव पे कहती है बैलेंस शीट के बारे में, जहाँ पे क्या इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को इंक्लूड करती नजर आती है। तो कहती नहीं, यहाँ पे बोरोइंग्स के पार्ट में उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने कम किया था, लेकिन फंड कम करने के बाद दोबारा उसने बिल्डअप किया। तो ये पैसे का यूज कहाँ पे करते हैं, तो पैसे का यूज तो उन्होंने कहीं दिखाया नहीं, फिक्स एसेट्स क्रिएट नहीं किया, बाकी कुछ एसेट्स क्रिएट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो बाकी पैसा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ, इसका सवाल उठता है। और सवाल ये उठता है कि पैसे की काम तामझाम में देखा जाए तो ये कहती है करीब करीब 40 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट में डेटर पड़ा हुआ है। अब एक आकलन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने स्टडी में ये बिल्कुल आकलन करते हैं, इस रेशियो को लेकर के चलते हैं, जो आखिर प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे रेशियो क्या कहता है, और और सेल्स के बेसिस पे ये डेटर्स का रेशियो क्या कहता है। जहाँ पे 40 करोड़ के आसपास की कहती है डेटर्स पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितना था इसका, जहाँ पे ईयर पूरे साल में 74 करोड़ का क्या था, सेल्स था, वहाँ 40 करोड़ का आपकी मार्केट में पैसे फंसे हुए थे। और इसके हिसाब से यदि आप देखें इसको प्रॉफिट मार्जिन की, तो 74 करोड़ में आप पैसा कमा रहे हो 5 करोड़ के आसपास का, अर्थात मार्जिन कितना बनता है आपको, और 40 करोड़ आपके मार्केट में जो कि पैसे फंसे हैं उसकी मार्जिन का मार्जिन को परसेंटेज देख लीजिए, तो वो लगता है कि अच्छा ये तो मार्केट में केवल इसके गुना से देखेंगे तो ये नियर अबाउट 7.5 गुना का क्या है, प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट में पैसा फंसा हुआ। और पैसा कितने दिन के लिए फंसा हुआ, ये भी एक सवाल होता है ना। तो पैसे के बारे में कंपनी कहती है जो 193 दिन के लिए पैसा फंसा है।
अब ऐसा क्यों है? कैसे है? क्योंकि मार्केट की ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये बाकी सारे फाइनेंशियल को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इनका और ये पेमेंट कितने दिन में देते हैं? तो कहते हैं पेमेंट तो हम 21 दिन में दे देते हैं अपने वेंडर्स को, लेकिन हमारी पेमेंट आती है नियरली 200 दिन में। तो ये एक क्या है? एक चिंता की बात है, जिसको लेकर के हमने यहाँ पे देखा, जो रेशियोज़ को हमने जो कहा था ना, यहाँ पे रेशियोज़ क्या करती है? रेशियो तो आपको दिखाती है, जो हाँ, इसके बेसिस पे अर्निंग तो हुआ, इन अर्निंग का जो रेशियोज था, इसको कहाँ से कंपेयर किया था हमने? सेल्स के बेसिस पे किया, किसको? डेटर्स को। फिर प्रॉफिट के बेसिस पे हमने किया डेटर को। इन दोनों का आकलन में ये नजर आती है, जो काफी बड़ी पोजीशन जो है ना मार्केट में, इनके मार्केट में फंसे पैसे होते हैं, जो कि 200 दिन में इनके पास रिकवरी आती है। उनमें बैड डेट्स का चांस जो ना, खास के बैड डेट्स का चांस काफी ज्यादा नजर आता है। तो वे इस हिसाब से यदि कुछ ऐसा एक अलग से आना चाहिए रेशियो, जहाँ पे बैडर्स कितना कन्वर्ट होता है वो भी एक देखना चाहिए, और एवरेज कितना किस इंडस्ट्री में कितने निकल के आती है। और कई बार तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री काफी वेरी करता है इस चीजों को लेकर के। तो चलिए अगले पड़ाव पे देखें इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे हम फाइनेंशियल्स को छोड़ के अब आ जाते हैं यहाँ पे ओनरशिप को लेकर के। ओनरशिप के बारे में कंपनी कहती है कि 30% की होल्डिंग ही प्रमोटर ने रखी है, और 70% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर के अलावा नॉन प्रमोटर्स ग्रुप के पास है। आपस में तालमेल क्या कहती है इसको लेकर के, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर की तादाद है ना, वो तादाद की बात करें तो नियरली 22,000 के आसपास है। मतलब यहाँ पे पिछले पीरियड से यदि हम कंपेयर करके देखें तो लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे एक न्यू स्टॉक जो शेयर होल्डर हैं वो यहाँ पे शामिल होते नजर आते हैं। यहाँ पे शामिल होते नजर आते हैं, तो जून तक के डेटा में क्या हुआ? शिफ्ट कर गए। अर्थात यहाँ पे क्या था? बिकवाली का प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ मार्केट में? ये इनको खरीदने वाले डिमांड नहीं बढ़ा जहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं 30% की पोजीशन में? 30% की पोजीशन में ये देखने को मिलती है, जो कंपनी के पास किसी जमाने में करीब करीब 58% 7% के आसपास होल्डिंग करता था, 21 के बाद इनकी होल्डिंग सीधे के सीधे सर्च कर गई, और सर्च में क्या हुआ? एक डीप में गई, और सीधे के सीधे सब किसके पास शिफ्ट कर गई? एक आम पब्लिक के पास शिफ्ट गई। प्रमोटर ग्रुप में क्या कहती है? रियाज कहती है, जो कि मेन कंपनी इसका गंजिस करके, और इसके बाद 15% की होल्डिंग इनके पास है, इन फैमिली की देखने को मिली है। इसके अलावा पब्लिक और एफआई की तादाद कुछ है, एफआई डीआई की कोई तादाद नहीं है। पब्लिक की तादाद में देखेंगे तो कोई भी बिग इन्वेस्टर की तरफ देखें तो केवल एक ही नाम निकल के आता है, कृष्ण कृष्ण गोपाल मेहता का, जिनके पास 1% की होल्डिंग थी। बाकी कोई भी ऐसा नाम देखने को नजर नहीं आता। अर्थात ये सारे के सारे होल्डिंग किसके पास होल्ड है? तो सारे के सारे की बात करती हैं जाके पब्लिक में रिटेल के पास है या किसके पास है? तो कहती है इसमें सबसे ज्यादा जो भीड़ लगी हुई है ना, भीड़, उस भीड़ का नाम है पब्लिक। और पब्लिक में क्या कहती है? उस पब्लिक में कहती है जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे, उसका तादाद का नाम है रिटेल। और रिटेल में जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट किए हैं एक शेयर में, उनकी तादाद नियरली 49% के आसपास की इस स्टॉक में बनती नजर आती है। तो क्या ये स्टॉक में कुछ ऐसी चार्ट निकल के आती है जहाँ पे लगातार बिल्डअप हो रही है? तो कहती है लास्ट 6 महीने में स्टॉक में कोई भी जंप नहीं लगा, लगातार डीप की तरफ बढ़ती नजर आती है। 1 महीने के चार्ट में कहती है ये मूविंग एवरेज के आसपास, जहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांस बनती नजर आती थी ना, वहां से भी ये क्या करती है? डीप लगाने की नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करती नजर आती है अभी भी स्टॉक को लेकर के। चलिए अगले पड़ाव में देखें इसको लेकर के, किसको लेकर के? इसकी एक हम पीयर्स को कंपेयर करेंगे, आखिर किस पीयर्स में कितना बेटर, किसका क्या निकल के आती है? परफॉर्मेंस लेवल निकल के आती है। तो वहां पे हमने मार्केट डेटा, जो कि बीएससी की एक एनएससी की एक नीट बीटा वर्जन है, जो दर्शाती है जो परफॉर्मेंस लेवल, जो इस तरह की कंपनियां हैं उसका लेवल क्या कहती है। इस तरह की कंपनियां जितने भी है ना यहाँ पे, उन सबका जो तादाद है ना, वो सबके सब गिरावट में है, चाहे 1 महीने की तादाद को देखें या बाकी देखें। हाँ, एक साल में ये देखने को मिला है, खास के लिवाज को देखा जाए तो कहती है 31% का जंप हुआ। बाकी एक इससे सबसे बेटर परफॉर्मेंस यदि किसी स्टॉक का दिखता है तो वो दिखता है इसका। इसका नाम था थॉमस, जिसकी सबसे डेटा 1 साल में करीब 234% तक के आसपास एक्टिवली जंप देखने को मिला। लेकिन फास्ट टू फास्ट देखें तो इसका लास्ट टू लास्ट कुछ पीरियड में 3 महीने के चार्ट देखो या 1 महीने के चार्ट देखो, इसमें गिरावट का डरावना सा माहौल देखने को मिला है। इसके मूविंग एवरेज के आसपास यदि देखें तो उसी के आसपास आके खड़ी होती है, कई बार मूविंग एवरेज के पास है, लेकिन वहां से ऊपरी सतह के लिए चलने को तैयार नहीं होती। लगातार इसमें एक गिरावट सी माहौल बनी है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को लेकर के, जिसका जून का रिजल्ट अपडेटेड
अभी पेंडिंग है। और जून का रिजल्ट यदि आता है इनके पीछे इस तरह से, यदि मार्केट में इसको थोड़ा सा सस्टेन करती है, किसको लेकर, खास के मैं बात करूंगा इसको लेकर, यदि इन सब चीज़ों को ये थोड़ा सा और सेटअप करती है मैनेजमेंट, तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो कहती है 23 जुलाई को उन्होंने कहा था, इन्फॉर्म किया था, जब प्रेस रिलीज किया था किसको लेकर के, अवार्ड ऑफ द रेशमा रिवाज को एक अवार्ड मिला था, टाइटल रिकॉग्निशन ऑफ द अवार्ड मिला था 23 तारीख को। उससे पहले उसने 23 तारीख को प्रेस रिलीज किया था और कंपनी ने कहा था कि हमारे पास एग्जीबिशंस में एग्जीबिशन हुआ था, उसमें हमारे पास अब इतने सारे अवार्ड मिलते हैं, तो फिर मार्केट में इनके पीछे चलती क्यों नहीं ये चीज़ें, इनकी मैनेजमेंट उस अलावा से परफॉर्मेंस नहीं करती है, या फिर केवल पिकल यहीं पे देखने को मिलती है कि बड़ी बड़ी गैलरीज, बड़ी बड़ी फोटोज और बड़ी बड़ी मोटिवेशंस वाली चीज़ निकल निकल के आती है। बाकी तो फिर पढ़ना यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आती इसके चार्ट में। लेकिन कहाँ पे नज़र आती है, खास के इनको इन्होंने ये कहा, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी कभी बढ़ाते हैं कभी कम कर लेते हैं, एक सस्टेन नहीं करती नज़र आती इस चार्ट को लेकर के। तो हमने समझने का प्रयास किया आज की लर्निंग में इसको, लिवास कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी को लेकर के, जहाँ पे फिलहाल तो अपर वैल्यूड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। यदि इसके हिसाब से यदि कोई मार्केट देखता है तो फिर लगता है कि ये तो मार्केट जब भी लगातार जंप कर सकती है, लेकिन और भी एंगल्स को देखा जाए तो कहती है मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी में थोड़ा सा इशू बनती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।